वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ आए हैं। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहा जाए ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर के अगर पीसीएस आईएससी सेट तक कहा जाए तो उसके सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। इसीलिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या रेलवे का एग्जाम देना हो, या एसएससी का हो, या यूपी ट्रिपल एससी का हो, या पीसीएस आईएससी सेट की बात करें, उसमें भी इस चैप्टर को शामिल किया गया है। अगर आप पीसीएस आईएससी सेट के अगर पेपर को लेकर के देखें तो वहां भी इसके क्वेश्चन आप पाएंगे। और जैसे यूपी ट्रिपल एससी है या डिफरेंट स्टेट के एग्जाम है। अगर हम इवन बात करें जैसे कि प्राथमिक विद्यालय के नियुक्ति से संबंधित जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसके सिलेबस में इसको रखा गया है। एक तरह से कहा जाए कि लगभग सभी एग्जामिनेशन में इस पोर्शन को रखा गया है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। हम पहले अनुपात के बारे में जानेंगे, फिर समानुपात के बारे में जानेंगे, और फिर सतत समानुपात के बारे में जानेंगे। आज हम चर्चा करेंगे अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे, और अनुपात क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये हम समझें अनुपात क्या है। अनुपात रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या है। रेशियो दो समान राशियों का ऐसा संबंध, दो समान राशियों का ऐसा संबंध जिससे पता चलता है एक राशि दूसरी राशि का कितनी गुना है। कितनी गुना है। अब हम बात करें कि दो समान राशियों का, पहली बात जब भी हम अनुपात की बात करेंगे तो कम से कम कितनी राशियां होनी चाहिए, 2 राशियां होनी चाहिए। फिर आपसे कहा जा रहा है कि समान राशियां। अब हम समान राशियों के बारे में जाने तो समान राशियां क्या हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल हमने लिख दिया 20 पैसा लिख दिया, फिर 1 रुपया लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है दोनों समान राशियां हैं तो आप कहेंगे दोनों समान राशियां नहीं हैं। वैसे पैसा और रुपीज की बात करें तो दोनों करेंसी, भारत की जो करेंसी है उसको मापने की इकाइयां हैं, लेकिन ये पैसा है या रुपए है तो इसलिए इसको कहा जाएगा दोनों समान राशियां नहीं है। अब इसको समान राशियां करने के लिए या तो हम क्या करें, जो रुपए है इसको पैसे में बदल दें, या पैसे को किस में बदल दें, रुपए में बदल दें। हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी हम बड़ी मात्रक को छोटी मात्रक में बदलते हैं, बड़ी मात्रक को छोटी मात्रक में बदलते हैं, ऐसे केसेज में मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे मात्रक को जब बड़े मात्रक में बदलते हैं उस समय डिवाइड करते हैं। जनरली अगर हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, उस केसेज में प्रॉब्लम हमारा आसान हो जाता है। जैसे दिया है 20 पैसा दिया है यहाँ पर, और 1 रुपए है। अगर 1 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो कितना पैसा होगा, 100 पैसा होगा। इस तरीके से ये 20 पैसा और 100 पैसा, इसको अगर पूछा जाए समान राशियों में है कि नहीं है, इसको कहा जाएगा दोनों समान राशियों में हैं, क्योंकि ये भी पैसे में और ये भी क्या है, पैसे में है। अब इसका अगर अनुपात लेते हैं तो 20 संबंधे 100 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10। ये अनुपात हमने क्या फाइंड कर लिया, 1 संबंधे 5। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये कहें जैसे 2 मीटर और हम ये कहें 400 सेंटीमीटर, अगर ये कोई कहे ये दोनों समान जो है राशियां हैं तो आप कहेंगे समान राशियां नहीं हैं। इसको लंबाई को सेंटीमीटर में मापा गया है, इसको मीटर में मापा गया है, जबकि दोनों मीटर और सेंटीमीटर लंबाई मापने की इकाइयां हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, समान राशियां नहीं है। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें
तो 2 मीटर क्या होगा, 200 सेंटीमीटर हो गया, और ऑलरेडी ये 400 सेंटीमीटर है। अगर इसका रेशियो लें 200:400, आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको काटेंगे 1 और इसको काटेंगे 2, 1:2 क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमने ये दिखाया है, ये बताया है आपको, अनुपात का मतलब ये होता है एक पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का कितनी गुनी है, या एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, या एक संख्या दूसरी संख्या का कितनी गुनी है। अब हम इस डिफिनीशन क्या अप्लाई करें तो हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितने गुना है, 2 गुना है। जो दूसरी संख्या यहाँ पर है पहली संख्या का कितने गुना है, 5 गुना है। तो वही हमने डिफाइन किया है, अनुपात के लिए कम से कम 2 राशियां होनी चाहिए, वो दोनों समान राशियां होनी चाहिए। इससे पता चलता है एक संख्या दूसरी संख्या का कितने गुनी है, एक राशि दूसरी राशि का कितने गुनी है, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में क्लियर किया है। अब हम थोड़ी बात करेंगे अनुपात में, जैसे कुछ इसकी विशेषता के बारे में अगर हम चर्चा करें। जैसे इसकी पहली विशेषता इसकी ये होती है, जो अनुपात होता है, इसको नोट में चाहे तो आप लिख सकते हैं, अनुपात में क्रम परिभाषित होता है। ये जो क्रम है यह परिभाषित होता है, क्रम परिभाषित होता है, ये क्रम परिभाषित होता है। अब क्रम परिभाषित होने का मतलब क्या है, अगर हम लिखते हैं 1:2, 1:2 लिखते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, ये हमारा क्या है, सेकंड टर्म है। इसको बोलते हैं प्रथम पद, या इसी को बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद। इसको बोलते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद, या इसी को बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद बोलते हैं। अब जैसे क्या है, प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। अगर हम ले लें, जैसे यहाँ पर अगर फिर हम ये कहें 2:1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 2 है, और उत्तर पद क्या है, 1 है। या पहला पद 2 है, दूसरा पद क्या है, 1 है, पूर्व पद 2 है, उत्तर पद क्या है, 1 है। अगर इसको हम समझें, सिंप्लीफाई करें, 1 संबंधी 2 का मतलब 1/2 हो गया। इसको कहें तो 0 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरीके से 2:1 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2/1 हो गया, दिस इक्वल टू क्या हो गया, 2 होगा। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि क्रम परिभाषित होता है, मतलब परिभाषित होने का सेंस क्या है, अगर अनुपात का क्रम बदलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे 1 संबंधी 2 था, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 0.5 हो गया। लेकिन अगर 2:1 है, आप देख रहे हैं सिर्फ क्रम बदला है, यहाँ भी 1 और 2 है, और यहाँ भी 1 और 2 है, सिर्फ क्रम बदला है। क्रम बदलने से 2:1 की वैल्यू 2 हो गई, या 1:2 की वैल्यू क्या हो गई, 0.5 हो गया। इसी को कहा जाता है, मतलब अगर क्रम बदलने पर अगर मान में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को कहा जाएगा अनुपात में क्रम परिभाषित होता है। अब हम बात करें, जैसे दूसरी विशेषता इसकी ये होती है अनुपात की, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अनुपात का मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। जैसे अगर हम लेते हैं, अगर हम 20 पैसे का और 100 पैसे का अगर हम रेशियो लेते हैं, ये हमारा 20 पैसा है, यहाँ पे 20 पैसे में मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, पैसा है, और यहाँ पर भी पैसा है। अगर इसका रेशियो लेते हैं तो जब रेशियो लेंगे तो मिलेगा क्या, रेशियो जब लिया तो पैसे से पैसे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1:2 क्या आ गया, 5 आ गया। आपने देखा क्या, देखिए जब भी हम अनुपात लिए तो अनुपात में यूनिट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। वही कहा जाता है अनुपात में मात्रक नहीं होता है। और फिर अगर अनुपात की तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी ये क्या है, जैसे जो अनुपात होता है वह कंपैरेटिव मान होता है, ये कंपैरेटिव वैल्यू होती है, ये कंपैरेटिव वैल्यू होती है, मतलब इसको ये कहा जाए तुलनात्मक मान होता है। अनुपात तुलनात्मक
सॉरी, यह अनुपात जो होता है तुलनात्मक मान होता है, तुलनात्मक मान होता है। मतलब अगर ये कहें, अगर इसको ऐसे समझें, अगर कंपैरेटिव वैल्यू होता है अनुपात, जो रेशियो कंपैरेटिव वैल्यू होता है, इसलिए यहां पर एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू, या ये कहें कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, या फिर ये कहें एक कांस्टेंट वैल्यू कहें, या एक्चुअल वैल्यू कहें, या फिक्स्ड वैल्यू कहें, या फिक्स्ड वैल्यू कहें, लेने की जरूरत नहीं होती है, लेने की जरूरत नहीं होती है, लेने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे मैंने कहा कि अनुपात एक कंपैरेटिव तुलनात्मक मान होता है। अगर अनुपात की केसेज में जो एक्चुअल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम समझें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अगर इसको समझा जाए तो इसका मतलब ये है, अगर कहा जाए किसी क्लास में बॉय और गर्ल का रेशियो 3:2 दिया है, मतलब एक्चुअल रेशियो हमें क्या दिया है? 3:2 दिया है, एक्चुअल रेशियो ये दिया है। अब हम चाहें यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार, प्रॉब्लम के सुविधा के अनुसार, तो इसको हम 30:20 लेकर के भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं, 300:200 लेकर के भी कर सकते हैं, 3000:2000 लेकर के भी कर सकते हैं। तो यही कहा जाता है एक कंपैरेटिव वैल्यू तुलनात्मक मान है, या एक्चुअल मान लेने की जरूरत नहीं होती है। अपने सुविधा के अनुसार इसका कोई भी अनुपात इक्विवेलेंट अनुपात के रूप में हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। अब हम ये बात करें जैसे अनुपात के, ये तो रहा अनुपात के बारे में। अब अगर हम अनुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें अनुपात से रिलेटेड जो भी ट्रिक होते हैं, जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें सतत समानुपात की बात की जाती है। वैसे आगे हम एक इसी चैप्टर में इस अनुपात के बाद समानुपात पढ़ाएंगे, तो फिर आपको जो है आगे सतत समानुपात के बारे में टॉपिक पूरा लेकर के पढ़ाएंगे। लेकिन हम सतत समानुपात, इस अनुपात में इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम बात करें सतत, अगर हम सतत कंटिन्यू रेशियो की अगर बात करते हैं, सतत अनुपात या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो की अगर बात करें हम, कंटिन्यू रेशियो की अगर बात करें तो कंटिन्यू रेशियो होता क्या है? जैसे अगर हम ए संबंध बी बराबर, अगर 2 संबंध 3 दिया है, और अगर बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 4 दिया है, 4 दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? सतत अनुपात बोलेंगे। कैसे? जैसे यहां पे देखें, b का भाग क्या दिया है? 3 दिया है, और यहां पर भी b का भाग क्या है? 3 है। और इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, जहां पर पहला अनुपात खत्म होता है और जब वहीं से दूसरा अनुपात प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ पे पहला अनुपात 3 से खत्म होता है और दूसरा अनुपात 3 से प्रारंभ होता है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इसी को कहा जाता है सतत अनुपात कहा जाएगा। मतलब ये किसमें है? इसको बोला जाएगा सतत अनुपात कहा जाएगा। अगर हम ये कहें, जैसे हम ए संबंध बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 4 संबंध 5, और ये कहें सी संबंध डी बराबर 5 संबंध क्या हो? 7 हो। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर C का भाग क्या है? 7 है, और यहाँ पर C का भाग क्या है? 5 है। इसको दूसरे शब्दों में अगर ऐसे डिफाइन करें, जैसे जो पहला अनुपात जहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा अनुपात वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहला अनुपात अगर 5 पे खत्म हो रहा है तो दूसरा अनुपात 5 से स्टार्ट हो रहा है। इसी को हम ये कहेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें, अगर C का भाग 5 है, मतलब जहां C खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, C का मान वही है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा सतत अनुपात कहा जाएगा। इसको हम बोलेंगे सतत अनुपात बोलेंगे, सतत अनुपात बोलेंगे। और इसको हम यहाँ पे चाहें तो डायरेक्टली
यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर 2 संबंध है 3 संबंध है 4। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी बराबर 3 संबंध है 4 संबंध है 5 संबंध है 7। ऐसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अगर हम ये कहें ए संबंध है बी बराबर 5 संबंध है 7 और बी संबंध है सी बराबर 8 संबंध है अगर 9 दिया है, 8 संबंध 9 दिया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सतत अनुपात है, क्या कॉन्टिन्यूड रेशियो है, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे सर ये कॉन्टिन्यूड रेशियो नहीं है। इसलिए नहीं है, पहला अनुपात 7 पर खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरा अनुपात कहां से स्टार्ट हो रहा है? 8 से स्टार्ट हो रहा है। अगर इस 7 से स्टार्ट होता तब कहा जाता कि सतत अनुपात है, लेकिन यहां पर क्या है, 7 से देख रहे हैं स्टार्ट खत्म हुआ और स्टार्ट कहां से हो रहा है? 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कहा जाएगा सतत अनुपात नहीं है। या दूसरे शब्दों में ये कह दें, यहाँ b का भाग क्या है? 7 है और यहाँ b का भाग क्या है? 8 है। यहाँ पर क्या है? b की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए इसको कहा जाएगा सतत अनुपात नहीं, मतलब असतत अनुपात इसको कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा असतत अनुपात कहा जाएगा। जैसे अगर एक और एग्जांपल अगर हम ये कहें ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर 7 संबंध है 5 संबंध है 4 और सी संबंध है डी बराबर अगर हम ये कहें 9 संबंध है अगर 17 कहें, अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये सतत अनुपात है, तो आप कहेंगे सतत अनुपात नहीं है, क्योंकि यहाँ C का भाग क्या दिया है? 4 दिया है और यहाँ C का भाग क्या दिया है? 9 दिया है। इसलिए इसको बोलेंगे किस प्रकार का अनुपात है? असतत अनुपात है। इसको बोलेंगे असतत अनुपात कहा जाएगा, असतत अनुपात कहा जाएगा। अब हम आगे जब अनुपात हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अनुपात में क्यों अनुपात को पढ़ाने से पहले हमने सतत और असतत की बात किया है। अभी जब हम अनुपात को जब पढ़ाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप पाएंगे क्या, जैसे यहाँ पे जो असतत, जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया जाए ए संबंध है बी बराबर 2 संबंध है 3, बी संबंध है सी बराबर 3 संबंध है 4, ये अगर दे दिया गया है, अगर पूछा जाए ए संबंध है बी संबंध है सी, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू ऐसे लिख लेंगे। लेकिन जनरली असतत अनुपात आपको दिया जाता है, एग्जाम में असतत अनुपात दिया जाता है। अगर आपको यही दे दिया जाए ए संबंध है बी बराबर 5 संबंध है 7, बी संबंध है सी बराबर 8 संबंध है 9 दे दिया जाए, और यहीं से पूछा जाए ए संबंध है बी संबंध है सी का मान क्या है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहला जो भी हम ट्रिक आपको बताएंगे, जो भी रूल बताएंगे, सारा रूल एक ही काम करता है, इस असतत को क्या करता है? सतत में बदलता है। असतत को क्या करेगा? सतत में बदलेगा। अब कैसे हम बदलेंगे? आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए एग्जाम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अभी पहले हम बेसिक चीजें बता रहे हैं। जैसे अगर आपसे हम कहें यदि ए संबंध है बी बराबर 4 संबंध है 5 और बी संबंध है सी बराबर 3 संबंध है 7 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ए संबंध है बी संबंध है सी का मान क्या होगा। अगर दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, बी संबंध है सी संबंध है ए का मान क्या होगा, और फिर अगर ये कहें सी संबंध है ए संबंध है बी का मान क्या होगा, और फिर हम ये कहें ए संबंध है सी का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको थोड़ा ये बताना चाहेंगे, जैसे अभी मैंने अनुपात को जब पढ़ाया तो बताया है कि क्रम परिभाषित होता है। अब उसी चीज को लेकर के थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहे हैं।
तब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगर कहीं आपको दे दिया जाए ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी संबंध है ई बराबर 3 संबंध है 4 संबंध है 2 संबंध है, अगर 5 दे दिया जाए 2 संबंध है 5 संबंध है, अगर 7 दे दिया गया है, यही दिया है, तो यहां पर अगर इसको कहा जाए तो बोला जाएगा ए का भाग कितना है 3, बी का भाग 4, सी का भाग 2, डी का भाग 5, ई का भाग क्या दिया है 7 दिया है। यही आपको दे दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए सी संबंध है डी का मान क्या है, केवल आपसे पूछ दिया जाए सी संबंध है डी का मान क्या है, आप तुरंत देखेंगे सी का भाग कितना है 2 है और डी का भाग कितना है 5 है। सी संबंध है डी की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 2:5 निकाल लिया। अगर आपसे ये कहें सी संबंध है डी संबंध है ई का मान क्या है तो तुरंत बताएंगे सी क्या है 2 और डी क्या है 5 और ई क्या है 7, मतलब 2:5 क्या आ गया 7 आ गया। अगर आपसे कहा जाए a/b की वैल्यू क्या है तो a/b की वैल्यू 3 है ए का भाग और बी का भाग क्या 4 है। अगर a/b की वैल्यू फाइंड करना होगा तो लिखेंगे 3 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अगर यही देकर के आपसे ये पूछ दिया जाए a/e का मान क्या है तो ए का भाग यहाँ कितना है 3 है और ई का भाग क्या है 7, इसको बोलेंगे a/e की वैल्यू कितनी हो गई 3:7 के बराबर हो गया। अब हम इसी जैसे मैंने इसको क्या बोलेंगे क्रम परिभाषित है, मतलब क्रम को ध्यान में रखते हुए अनुपात में कोई भी वैल्यू जहां से लेना है आप ले सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन को देखें, जैसे ए संबंध है बी बराबर 4 संबंध है 5, बी संबंध है सी बराबर 3 संबंध है 7। अगर हम ये कहूं कि किस प्रकार के अनुपात हैं तो कहा जाएगा असतत अनुपात हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम किस में बदलेंगे सतत में बदलेंगे। अब हम सतत में कैसे बदलेंगे, जैसे दिया हो अगर हम ये कहें ए संबंध है बी संबंध है सी, अब बदलना ए संबंध है बी की वैल्यू 4:5 हो गया और बी संबंध है सी की वैल्यू 3 क्या आ गया 7 हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया a/b की वैल्यू दी गई थी तो a/b की वैल्यू यहाँ नीचे लिख दिया और b/c की वैल्यू दी गई तो b/c की वैल्यू उसके नीचे रख दिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 5 के बाद देख रहे हैं कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और 3 के पहले कोई नंबर नहीं है तो 3 लिख देंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया, 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते क्या हो गया 35 हो गया। जनरली स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए किसी का क्या करिए फैक्टर कर लीजिए। 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे क्या लिख सकते हैं 7, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। क्या ये जो 12 है 5 से कटेगा, क्या 7 जो है ये कटेगा 12, तो क्या 7 से 12 कटेगा, क्या 15 कटेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं ये हमारा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिला 12:15:35 हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे ए का भाग 12 है और बी का भाग 15 है, सी का भाग क्या है 35 है और बी का भाग यहाँ बी संबंध है सी संबंध ए की वैल्यू पूछी जा रही है तो बी का भाग क्या है 15 है, सी का भाग 35 है, ए का भाग क्या है 12 है। अब यहाँ पे सी संबंध है ए संबंध है बी तो सी का भाग क्या दिया है 35 दिया है और ए का भाग क्या है 12 है और बी का भाग यहाँ पर क्या दिया है 15 दिया है। यहाँ पर a/c की वैल्यू अगर फाइंड करनी है ए का भाग क्या दिया है 12 है और सी का भाग क्या है 35 है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जैसे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम ये कहें यदि a/b =3:4, a/b = 3:4, b/c =1:2 और c/d = 4:5 है तो 4:5 है तो अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है
A/B C D की वैल्यू हमें निकालना है। अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है D/C A/B की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें A/D की वैल्यू फाइंड करनी हो, कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे हम बात करें तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में दे देता, यदि ये संबंध है B इक्वल टू दिस, B संबंध है C इक्वल टू दिस, C संबंध है D इक्वल टू दिस है, तो मान लीजिए पूछ देता D संबंध है C संबंध है A संबंध है B का मान क्या है। मान लीजिए पहला ना पूछ करके अगर ये दूसरा रिलेशन पूछ देता, दूसरा भी रिलेशन ना पूछ करके अगर तीसरा रिलेशन सिर्फ कह देता ये संबंध डी का मान क्या है, उस केसेज में भी सबसे पहले ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी, मतलब इसकी वैल्यू क्रम में ही फाइंड करते और फिर बाद में उसकी सहायता से लिखते। जैसे अगर हम देखें पहले क्रम से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ए इज टू बी की वैल्यू 3 इज टू क्या दिया है 4 दिया है, बी इज टू सी की वैल्यू दी गई है 1 इज टू 2 दिया है, और सी इज टू डी की वैल्यू दी गई है 4 इज टू क्या दिया गया है 5 दिया है। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? यहाँ 4 है, 4 के बाद कोई नंबर दिख रहे हैं आप लोग? नहीं दिख रहा है। अगर 4 के बाद कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो C के जगह पे भी 4 लिखेंगे और D के जगह पर भी क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 4 और यहाँ पर भी 4 लिख दिया। यहाँ 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। 1 के पहले कोई नंबर है नहीं है, 1 हो गया। 4 के पहले कोई नंबर नहीं है तो 4 हो गया, और फिर यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब हम आपको बताएंगे अनुपात में भी इसी में कैसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, अगर हम इसमें से किसी भी नंबर को लेकर के काटेंगे, केवल इसमें एक ही काटेंगे उससे, फिर भी एक ही काटेंगे, इसी एक ही काटेंगे। देख रहे हैं कि इसमें भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी क्या दिया है, काट दीजिए उसको। यहाँ पर भी 4 है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, और यहाँ पे 4 एक कम क्या हो गया 4 हो गया, और 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, और फिर 5 दूना क्या आ गया 10 आ गया। इस तरीके से हमने क्या निकाला 3 संबंधे 4 संबंधे 8 संबंधे 10 निकाला। और फिर अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, अब वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया 3:4 इज टू 10, 8:10 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या बोलेंगे इसको, ए का भाग 3 है, बी का भाग 4, सी का भाग 8, डी का भाग 10। अब यहाँ डी का भाग कितना दिया है 10 दिया है, और सी का भाग कितना दिया है 8 दिया है, और ए का भाग कितना दिया है 3 दिया है, और फिर बी का भाग क्या दिया है 4 दिया है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ये संबंध डी की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो, ए का भाग कितना दिया है 3 दिया है, और डी का भाग क्या दिया है 10 दिया है। इस तरीके से संबंध डी की वैल्यू 3:2 क्या हो गया 10 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को मेरा क्लासेस समझ में आया होगा, और आप सभी लोगों को वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और जिस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं उस सहयोग के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और फिर हम आप सभी लोगों को धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आप